नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने देश भर में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विशेष रणनीति बनाने पर जोर दिया। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और समृद्धि की प्रतिबद्धता दोहराई। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने नेफ्यू रियो को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। सरकार ने आश्वस्त किया, प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल पर गर्मी का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। और क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग पहली बार कल से नवी मुंबई में शुरू होगी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष जनवरी में पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 4 गुना अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए हैं। श्री मोदी ने भारतीय पर्यटन की संभावनाओं पर बजट पश्चात एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन हमेशा से भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यता का हिस्सा रहा है। अगर देश में अधिक सुविधाएं विकसित होंगी तो पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी। अब देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी उदाहरण देगा। ये प्रतिमा बनने के बाद 1 साल के भीतर ही 27 लाख लोग उसे देखने के लिए पहुंचे। ये दिखाता है कि भारत के विभिन्न स्थलों में अगर सिविल एमेनिटीज बढ़ाई जाए, वहां डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो, होटल, हॉस्पिटल अच्छे हो, गंदगी का नामो निशान ना हो, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो भारत के टूरिज्म सेक्टर में कई गुना वृद्धि हो सकती है। प्रधानमंत्री ने 50 ऐसे पर्यटन स्थल विकसित करने पर जोर दिया जहां दुनिया भर के पर्यटक भारत यात्रा के दौरान जाना चाहें। उन्होंने कहा कि सभी पर्यटन स्थलों के लिए सभी भारतीय भाषाओं में ऐप विकसित किए जा रहे हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल पर्यटन स्थल भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन के लिए विषय वस्तु तैयार करते समय सभी भाषाओं को शामिल किया जाना चाहिए और डिजिटल कनेक्टिविटी और ऐप का और आधुनिकीकरण होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि गांव देश में पर्यटन का केंद्र बन रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं में सुधार होने के कारण दूर-दराज के गांव पर्यटन मानचित्र पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमाई क्षेत्रों में स्थित गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम आरंभ की है। ये वो समय है जब हमारे गांव भी टूरिज्म का केंद्र बन रहे हैं। बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारे दूर सुदूर के गांव अब टूरिज्म के मैप पर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बॉर्डर किनारे पर बसे जो गांव है, वहां वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना शुरू की है। ऐसे में होम स्टे, छोटे होटल, छोटे रेस्टोरेंट हो, ऐसे अनेक बिजनेस के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का काम हम सबको मिलकर के करना है। प्रधानमंत्री कल माल परिवहन क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सेवा और निवेश विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये वेबिनार प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत होगा। क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने स्वतंत्रता, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के सिद्धांतों को समर्थन देने की बात दोहराई है। संयुक्त वक्तव्य में नेताओं ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुए। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और विकासशील देशों में सहयोग की परियोजनाओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना से विचार विमर्श किया। दोनों देश वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर निकट सहयोग करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की। विदेश मंत्री ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल मोमीन और ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी से भी मुलाकात की।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने करंट अफेयर्स कार्यक्रम में भारत की G20 की अध्यक्षता में रायसीना संवाद के महत्व पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें पूर्व राजनयिक शीलकांत शर्मा और भास्वती मुखर्जी भाग लेंगे। श्रीमती भास्वती मुखर्जी ने कहा कि G20, क्वाड और रायसीना संवाद जैसे अवसरों से बहुपक्षीय मुद्दों के समाधान का मौका मिलेगा। Since the principal protagonists are here in India and there's just G20 meeting, a Quad meeting and now the Raisina dialogue, there could be a possibility of having some discussions both within the Raisina dialogue and outside, which could show a way forward during the Indian presidency of the G20 when the summit is held later in the year. ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। हमारे देश को लूटकर हमारे आवाम की जान लेकर दोस्ती तो निभा रहे हैं, अब हमारी बारी है जनाब शरीफ। सॉवरेन से जनरल रास्किन को मैसेज भेजो, वजीर अली अटैक करने आ रहा है। कुंद्रा इल्लमपुर मंदिर के भगवान महादेव को साक्षी मानते हुए ये घोषणा करता हूँ कि उन दुष्ट अंग्रेजों को इस भूमि से जाना होगा। अब हम अंग्रेजों से अपना हक मांगेंगे नहीं, छीनेंगे। कोई तिल का नाम सुनाई पड़ा। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के नतीजे मिलने के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के विधायक दल ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। विधायक दल की बैठक आज कोहिमा में पार्टी के मुख्यालय में आयोजित की गई। सदस्यों ने श्री रियो को अपना नेता अनुमोदित किया और नई सरकार के गठन का अधिकार उन्हें दिया। एनडीपीपी विधायक दल ने शांति और विकास के लिए काम करने तथा नागालैंड को उत्कृष्ट राज्य बनाने की दिशा में बढ़ने का संकल्प लिया। उधर त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नई सरकार के गठन के लिए तैयार है। भाजपा आईपीएफटी गठबंधन ने 32 सीटें जीती हैं। इस बीच मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री संगमा ने कहा कि 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 30 से अधिक विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और अन्य दल पहले ही सरकार गठन के लिए एनपीपी को समर्थन दे चुके हैं। इस बीच यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पीडीएफ, कांग्रेस और वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी वीपीपी सहित विभिन्न दलों के विधायकों ने लैतुमखरा में बैठक की। तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल संगमा और हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एचएसपीडीपी के कुछ सदस्य भी बैठक में मौजूद थे। श्री संगमा ने सभी गैर एनपीपी, गैर भाजपा विधायकों से मौजूदा शासन को समाप्त करने के लिए एकजुट होने की अपील की। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज कर्नाटक के बीदर में विजय संकल्प यात्रा की शुरूआत की। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य की 4 दिशाओं से शुरू हुई यह यात्रा 8000 किलोमीटर का मार्ग तय करेगी। इस दौरान संकल्प यात्रा 31 जिलों में 224 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से गुजरेगी। बीदर में जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस यात्रा के दौरान 50 से अधिक नेता राज्य का दौरा करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने कहा है कि प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति सामान्य है और इस फसल पर फिलहाल गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा है। गेहूं फसल की स्थिति की निगरानी के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है। समिति की बैठक हाल ही में करनाल के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान में आयोजित की गई थी। समिति ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में समय से पहले तथा समय पर गेहूं की बुवाई के 75% क्षेत्र मार्च महीने में गर्मी से प्रभावित नहीं होंगे। समिति ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के प्रयासों से मौसम के दबाव झेलने वाली गेहूं की किस्में विकसित कर ली गई हैं। ऐसे में इन फसलों पर गर्मी का असर बहुत कम पड़ेगा।
देश में पहली बार विशेष या वाणिज्यिक खनन से कोयला उत्पादन 10 करोड़ टन के पार पहुंच गया है। कल इस श्रेणी में कोयला उत्पादन 5,09,000 टन रहा, जो एक दिन में सर्वाधिक उत्पादन है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष से फरवरी तक कोयला उत्पादन में तकरीबन 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि बाजारों को प्रवेश बाधाओं से मुक्त रखने के लिए नियामकों को हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करना चाहिए। श्री नागेश्वरन आज नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केंद्र सरकार डिजिटल भारत अधिनियम पर काम कर रही है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग तथा बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के इंटरनेट के जरिए प्रसार की रोकथाम के प्रावधान किए जाएंगे। बाल यौन शोषण विषय पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना को समर्पित एक रेलगाड़ी को रवाना किया। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को जन औषधि योजना की प्रचार सामग्री से पूरी तरह सुसज्जित किया गया। इससे लोगों में जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सदैव युद्ध के बजाय शांति पर बल देता है और यही आगे बढ़ने का रास्ता है। राष्ट्रपति आज भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थीं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि हमारे देश की परंपरा में सामाजिक परिवेश और राजनीतिक गतिविधियों में पुराने समय से ही धर्म केंद्र में स्थापित है। मुझे ये देखकर गर्व होता है कि हमारे देश की परंपरा में धर्म को समाज व्यवस्था और राजनीतिक कार्यकलापों में प्राचीन काल से ही केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आज से 2000 वर्ष से भी पहले हमारे देश में धर्म महात्मा के पद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। स्वाधीनता के बाद हमने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, उस पर धर्म धम्म का गहरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र सुशोभित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL क्रिकेट टूर्नामेंट कल से मुंबई में शुरू होगा। DY पाटिल स्टेडियम में पहले मैच में कल गुजरात जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इस लीग में 5 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। 26 मार्च तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 22 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी टीमें लीग स्टेज में एक दूसरे के साथ 2-2 मुकाबले खेलेंगी। प्ले ऑफ में 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पहला मुकाबला एलिमिनेटर और दूसरा फाइनल के रूप में खेला जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 900 अंक बढ़कर 59,809 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 272 अंक बढ़त के साथ 17,594 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 63 पैसे मजबूत होकर 81 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $84.50 प्रति बैरल के आसपास थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के 16वें संस्करण के परिणाम आज घोषित कर दिए। CBSE ने यह परीक्षा 28 दिसंबर 2022 और 7 फरवरी 2023 के बीच ऑनलाइन आयोजित की थी। परीक्षा के परिणाम www.ctet.nic.in और www.cbsc.nic.in पर उपलब्ध हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने देश भर में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विशेष रणनीति बनाने पर जोर दिया। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और समृद्धि की प्रतिबद्धता दोहराई। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने नेफ्यू रियो को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। सरकार ने आश्वस्त किया, प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल पर गर्मी का कोई दुष्प्रभाव नहीं। और क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग पहली बार कल से नवी मुंबई में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।